चौधरी रमज़ान साहब की सीट पे महराज मलिक साहब ने वोट डाला, बाकी 3 सीटों में आई एम 100% श्योर आगे निकल के भी आएगा। ही हैज़ नॉट वोटेड फॉर अस। हमारे साथ थे, 10 दिन से हमारे साथ खाना खा रहे थे जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट डाला, और 10 दिन से हमको पूरा भरोसा दे रहे थे। एक ही वाहिद इंसान है सजाद लोन साहब, जिन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी को जिताने में मदद करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस हेल्प्ड राज्यसभा मेंबर सतीश शर्मा टू विन दिस 4th सीट। इट इज़ क्लियर एंड सिंपल, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ ऐसा कर सकती थी कि 2 सीटें जम्मू को दे, जो कश्मीर को, ताकि ये जो रीजन का होगा जम्मू और कश्मीर, जम्मू वर्सेस कश्मीर, वो ना होता, वो ओपन कर सकते थे जिसमें लोगों को भी कन्फ्यूजन ना होता है, लोग भी समझ जाते। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इंतखाबात ख़त्म हुए जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 सीटें हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट हासिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी की तरफ से सपोर्ट आया, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरफ से भी सपोर्ट आया और एआईपी का भी सपोर्ट आया, उसके साथ साथ कांग्रेस का भी सपोर्ट आया। लेकिन सवालात बहुत खड़े होते हैं और आ रहे हैं कि 4थी सीट पे जो 32 यानी 32 वोट्स आए हैं वो किस लिहाज से आए हैं, किन लोगों ने 32 वोट 4 एक्स्ट्रा वोट्स किन लोगों ने दिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये मैच फिक्सिंग है। ये बहुत सारे लीडर्स का, अपोजिशन का कहना है और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का। मेरे साथ इस समय इमरान नबी डार जी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी हैं और 4th सीट पर ये भी इलेक्शन लड़ रहे थे जिनमें इनने 21 से 22 सीट की। इमरान साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप 4th नोटिफिकेशन में आपका नाम आया, 21 से 22 ने हासिल की, तो क्या कन्फ्यूजन रही? आपके पास नंबर्स भी था, फिर भी कम आए, उधर से ज़्यादा वोट्स आए और दूसरी सीट में ये भी कहना है कि 56 वोट्स मिले तो एक्स्ट्रा वोट्स डाले गए जानबूझकर। देखिए, सबसे पहले तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इन इलेक्शंस के बारे में, बहुत लोग समझ नहीं पा रहे थे। ये 3 नोटिफिकेशंस थी। एक पहली नोटिफिकेशन जिसपे 1 सीट जिसपे चौधरी रमज़ान साहब जीते, दूसरी नोटिफिकेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जीती, सजाद किशलू साहब ने जीती 56 वोट से, पहली 58 हुई। जो तीसरी नोटिफिकेशन है उसमें 2 सीट्स का इलेक्शन था, 3 और 4। तीसरी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैंडिडेट ने जीता। आपको ये समझना पड़ेगा कि सही मानों में अगर कॉन्टेस्ट था वो 4थी सीट पे था, बिकॉज पहली सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऑलरेडी नंबर्स थे। इवन इफ अगर हमको बाकी लोग सपोर्ट भी नहीं करते, हमारे पास नंबर्स थे अलायंस पार्टनर्स के साथ। इंडिपेंडेंस की उसमें ज़रूरत नहीं थी कि या पीडीपी की ज़रूरत नहीं थी उसमें हमको वोट करने की। जो सही मान जिस पे हमने सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाया था बाकी पॉलिटिकल तंजीमों पे, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके एक एमएलएज़ हैं, चाहे पीडीपी हो या जिन तंजीमों की आपने जिक्र की है, एआईपी है, सजाद लोन साहब है, या और भी 1-2 छोटी तंजीमें हैं जिनके एक एमएलएज़ हैं, या बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं 7 के करीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो थिंक टैंक है जिन्होंने एक डेलिब्रेशंस की, डिस्कशंस की पिछले 10-15 दिनों में उन पार्टीज़ के साथ कि एक कॉमन फ्रंट उनको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहीं पर वोट इस चीज़ पे नहीं लिया कि ये जम्मू वर्सेस श्रीनगर है। हमारा वोट, हमने जो एक कैंपेन किया वो ये था कि इट इज़ अ फाइट बिटवीन सेक्युलर फोर्सेस एंड कम्युनल फोर्सेस। और पूरा जम्मू कश्मीर आप सबको देखेगा कि क्या आप उस तंजीम को सपोर्ट करोगे जिस तंजीम ने सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक जहर फैलाया, कम्युनल हेट्रेड फैलाया, जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करती है, जो पोलराइजेशन करती है, या आप उस तंजीम को सपोर्ट करोगे जो हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा लेके चलती है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और जो हमको इलेक्शन से पहले 24 अक्टूबर से पहले जो भरोसा मिला, हर किसी ने, जैसा आप भी बोल रहे हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट और जो अपने वोट का जो इस्तेमाल करना है, उन्होंने क्लियरली हमको भरोसा दिया था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4th सीट पे वोट करेंगे,
क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट थी 4th सीट। अगर हम 4th सीट पे कैंडिडेट नहीं उठाते देन देयर वाज नो नीड ऑफ एन इलेक्शन। देखिए पहली सीट में भी इलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी, चलिए उन्होंने कैंडिडेट उठाया था बट वी हैड द नंबर्स, सेकंड पे भी हमारे पास नंबर्स थे, तीसरे पे भी हमारे पास नंबर्स थे। तो जो हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 4th सीट पे कर रहे थे। तो उसमें तकरीबन जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, 4th सीट की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 नॉन NC MLAs हैं उन्होंने बीजेपी को जिताने में मतलब बीजेपी को जिताया है। एक तो 4 वोट्स बीजेपी के कैंडिडेट्स को डाले, वो नॉन NC MLAs ने डाला है, और जो 7 वोट जो हमको नहीं पड़े, जिसमें 3 वोट ज़ाया भी हो गए, वो भी नॉन NC MLAs के हैं। तो वो कौन लोग हैं, कौन सी तंजीम है, ये आगे कुछ दिनों में आपके सामने मंजर आम पे आएगा। बाकी जो 4th सीट पे है, जो अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, उन्होंने हमको वोट डाला, और जो अभी शक के ज़ुमरे में है वो आपकी यही तंजीमें हैं, चाहे PDP हो या कुछ इंडिपेंडेंट्स हो। लेकिन PDP का ये भी कहना था कि 2 दिन पहले तो हालांकि उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमारे बिल्स पास ना हो, कुछ शर्तें भी रखी थी, लेकिन 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले महबूबा जी का ये बयान आया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को तीसरी सीट पे, और हमारे कुछ शर्तें भी, 2 बिल्स भी उन्होंने रखे थे, जिसमें से एक डेली वेजर्स का, CPW वर्कर्स का था, और भी बहुत सारे जो हेल्थ सेक्टर में डेली वेजर्स जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, और उसी के साथ साथ लैंड ज़मीनों का, जिसमें होटल्स की उन्होंने बात की, होटल्स एसोसिएशंस की बात की, होटलियर्स की बात की कि लीज ख़त्म होने वाली है जिसमें ओपन बिडिंग होगी। लेकिन देखिए ये कोई शक रह रहा है। नहीं, ये बिल्स की जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, बट ये फैसला नहीं हमको करना है, नहीं उमर साहब कर सकते हैं एज CM। बिल्स कौन सी उठाई जाएंगी ये डिसीजन होता है, प्रेरोगेटिव होता है स्पीकर ऑफ द असेंबली का, और उन्होंने कुछ बिल्स उठाई भी, मतलब जैसे फयाज़ मीर साहब की एक बिल थी उसको एक्सेप्ट किया गया, और भी 1-2 बिल्स एक्सेप्ट की। ये वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन प्राइमरी चीज़ ये है कि जब महबूबा जी ने ये तीसरी सीट की बात कही, वो तो सीधे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो जिस सीट पे फाइट है उस पे वो सीधे फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। बिकॉज मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, तीसरी सीट पे हमको PDP की ज़रूरत नहीं थी, PDP के वोट्स की ज़रूरत, क्योंकि तीसरी सीट पे जो वोट पड़े हैं ये आप समझ लीजिए 31 वोट्स तीसरी सीट पे आए, उसमें से 30 वोट्स JKNC नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAs के पड़े हैं, 30 वोट्स। और जो 1 वोट गया है वो जो इंडिपेंडेंट है, जिसको प्रेफरेंस 1 थी मेरे सीट पे, उसने स्वैप किया, उसने पहली प्रेफरेंस शमी ओबराय को दी, जबकि उसको पहली प्रेफरेंस मुझे देनी चाहिए थी। वो आप उनसे पूछ सकते हैं उन्होंने क्यों ऐसा प्रेफरेंस में स्वैप किया, जबकि उनको वो 1 वोट भी हमको कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात हमने फिर PDP वालों से भी कही, और जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि PDP बार बार बोल रही है तीसरे, उन्होंने कल उनके 3 MLAs ने एक्सेप्ट किया, मैंने खुद देखा, जो हमने उनको डमी बैलेट पेपर दिया उस पर हमारी पार्टी की तरफ से क्लियर हिदायत थी, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया PDP के MLAs ने कि हमको चौथी सीट यानी मेरी सीट पे वोट करना है, और उनको लिखा था कि प्रेफरेंस 1 इमरान नबी डार को आपको करना है इस्तेमाल। अब वो अल्लाह ताला जानता है उन्होंने वहाँ पर क्या किया, बिकॉज एक तो उनने एजेंट भी रखा नहीं था जिसको तस्दीक करता। मैं आपको अपने वोट्स के बारे में इतने वसूख से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे एजेंट थे वहाँ पर, जो MLA नेशनल कॉन्फ्रेंस का MLA वहाँ पर वोट डालने जा रहा था, पहले उसको हमारे एजेंट को दिखाना पड़ता है कि मेरा वोट बराबर एज पर पार्टी विप की तरफ जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपना एजेंट रखा था, जितनी भी पार्टीज़ होती हैं रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको हक है अपना एजेंट रखने का। हाँ, इंडिपेंडेंट्स नहीं रखते हैं, नहीं उनको वोट दिखाना होता है किसी को, अगर वो वोट दिखाएंगे किसी को तो वो वोट रद्द हो सकता है। लगता है आपको कि जो 4 एक्स्ट्रा वोट्स आपके अगेंस्ट गए हैं, जो बीजेपी को गए, जिसमें जिताने की मदद हुई है सत शर्मा जी को, कि कहीं ना कहीं वो 3 वोट PDP के हो सकते हैं?
देखिए, मैं इस पे बहुत सारी कयास आ रहा होंगी। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी को अभी शायद मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसका जवाब, सही जवाब बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट उनमें कॉन्शियस है और वो खुद एक्सेप्ट करें कि हमने किसको वोट डाला है, जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ और जिन्होंने पीडीपी को बीजेपी को वोट डाला और जिन्होंने वोट रद्द किया। उनको खुद लोगों के सामने अपने इस गुनाह की जो है एक्सेप्टेंस करनी चाहिए, अगर उनमें कॉन्शियस है। अगर जो वो बुलंद बाग, क्योंकि ये सारे नॉन बीजेपी वोटर्स हैं, नॉन बीजेपी एमएलएज हैं, और इन्होंने जब इलेक्शन जीता, इन्होंने इस नैरेटिव को लेकर इलेक्शन जीता कि वो बीजेपी को रोकना चाहते हैं। तो लोगों ने, जिन लोगों ने इनको एमएलए बनाया, उन लोगों ने भी ये उम्मीद की थी कि ये हमारा एमएलए बीजेपी के खिलाफ हर किसी फ्रंट में होगा। तो अगर उन्होंने इस टाइम पे बीजेपी के हक में वोट डाला तो उन्होंने अपने वोटर्स के साथ ज्यादती की, जिन्होंने उनको इसलिए भेजा था कि वो बीजेपी की कम्युनल पॉलिटिक्स को रोके, न कि बीजेपी को सपोर्ट करे। तो दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस टू आंसर। आई एम नोबडी, आई मीन दे हैव देयर ओन कॉन्शियसनेस टू आंसर इन फ्रंट ऑफ people and in front of the Almighty. So मैं pretty sure हूँ कि वो खुद ही बोलेंगे, और हमको भी इस चीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कहाँ से हमारे वोट्स लीक हुए हैं। अल्टीमेटली देखिए, ये ट्रोजन हॉर्सेस हैं। मैं आपको बोलूँगा 10 दिन से हमारे साथ थे, 10 दिन से, बिकॉज his vote helped BJP win the election. उन्होंने कहा कि मैंने तो वोट दिया ही नहीं, अगर मैं देता भी वोट तो फिर भी मेरी बात नहीं मानते। वो गलत बात, वो बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। न वोट देना, एब्सटेन करना डायरेक्टली हेल्प बीजेपी, डायरेक्टली, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई उसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। सजाद लोन साहब का इस इलेक्शन में हिस्सा न लेना क्लियरली और विदाउट एनी डाउट एंड ट्रांसपेरेंटली उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है और उनको ही जिताया है, और ये बैक डील हुई है सजाद लोन के साहब के साथ बहुत पहले, और उसका उन्होंने एक ही अच्छी चीज़ है, उन्होंने डंके की चोट पे कहा, बाकी लोगों ने धोखा देके किया, बस इतना ही फ़र्क है। क्या लगता है आपको कि क्योंकि कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सजाद साहब की, फिर भी निशाना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, उमर साहब पर, फारूक साहब की बात दोहरा, सजाद लोन साहब, ऐसी क्या नाराजगी है? सजाद लोन साहब को ये सवाल भी हम भी जानना चाहते हैं कि वो एक एमएलए हो कि क्यों इतना वो अपनी जो क्या मैं बोलूं, जो एनालिसिस जो वो कर रहे होते हैं, जिसका न पैर होता है न सर होता है, वो वही बोल सकते हैं कि क्या मकसद है उनका, क्या ऐसी उमर साहब के साथ क्या ये उनकी ज़ाती दुश्मनी क्या है कि वो बार बार अननेसेसरी उमर साहब को उन चीज़ों पे टारगेट करें जहाँ पे उमर साहब का कोई लेन देन है ही नहीं, और ख़ुद की जब अकाउंटेबिलिटी होती है वहाँ पर वो चिल्ला के बोलते हैं मैं लोगों के साथ हूँ। अरे भैया, आपने वोट एब्सटेन किया, आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में हिस्सा नहीं लिया, उसका क्या मकसद है, उसका क्या, वो सीधे आवाज़ निकल के आई कि आपका जो जिस तरीके से आप इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से दूर रहे, आपने सीधे बीजेपी को हेल्प किया, उसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वो बाकी जो भी अपनी थ्योरी बोलेंगे वो ठीक है, वो अपने आप को, जो गालिब का शेर है, दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेट हिम एन्जॉय, लेट हिम, और जो उनके लोग बाइट्स दे रहे होते हैं, लेट देम एन्जॉय, और दे नीड एयर टाइम, उनको मिल रहा है एयर टाइम, एन्जॉय करें। बट लोगों को सच्चाई और लोगों को हकीकत समझ आ गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रो पीपल तंजीम है, और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो सीधे और सीधे, आज तो पूरा क्लियर हो गया, इट इज़ प्रो बीजेपी। एक हसन मीर साहब का बयान भी आया जो हमारे ही चैनल पे उन्होंने दिया कि लोगों के हक में उन्होंने भी निशाना एनसी पर डाला, और वो भी यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं बार बार। बताइए ना, आप देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हमने रिप्रेजेंटेशन हर किसी तबके को मिला है, हम पे हमेशा सवाल उठता है, तो हमने कैसे फिर एक सिख को राज्यसभा मेंबर में भेजा, शमी ओबरॉय जी, तो वो सिखों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, सिख सिर्फ कश्मीर में रहते हैं, सिख पूरे जम्मू कश्मीर में रहते हैं,
हमने सजाद किचलू साहब को नॉमिनेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तो वो तो चनाब वैली है, वो पूरा जम्मू प्रोविंस आता है। और यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर तो 2 और 2 कश्मीर से आए। तो अब मुझे बताइए कैसे गलत किया हमने हर किसी फ़िरके को रिप्रेजेंटेशन दी। कोई ऐसा हमने ऐसा कोई फ़िरका नहीं छोड़ा कि उसको रिप्रेजेंटेशन न मिले। रीजन को रिप्रेजेंटेशन दी, कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी। ऐसी वो उनने शायद इस चीज़ को समझा नहीं है, और वो शायद ऐसी बात कर रहे हैं बिकॉज़ उनको हक़ाइक़ जो हकीकत है उसके बारे में शायद उनको इल्मियत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर रहे हैं मीडिया के सामने, और प्योरली आप बता रहे हैं कि हमारा मंशूर क्या है और हम क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, कितने लोग आपके साथ, लेकिन फिर भी लोग जो अपोजिशन है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होंगे या दूसरी पार्टीज़ के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरे में ला रहे हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि इनकी आपस में मैच फिक्सिंग थी बीजेपी को जिताने के लिए। देखिए, मतलब उनका काम है, आई विल नॉट ब्लेम देम, ये अपोजिशन का काम है तनकीद करना, बट तनकीद बाई से तामीर होनी चाहिए। बट जो अपोजिशन कर रही है वो विदाउट एनी कोई उनके पास कोई ऐसा सबूत है नहीं, जो ये बार बार बोल रहे हैं कि फिक्स्ड मैच है। व्हाट इज़ द प्रूफ? वी हैव द प्रूफ, आई विल गिव द। और हमारा प्रूफ ये है कि हमने 4th सीट पे इलेक्शन लड़ा। अगर कोई बैक डील हुई होती तो फिर हम इलेक्शन ही नहीं लड़ते। तो फिर इतना जो बीजेपी ने जो इतनी अनथक कोशिशें की, और अनथक जिसको हम बोलते हैं कि जिस तरीके में कितने पैसे उन्होंने खर्च किए इस सीट को जीतने के लिए, करोड़ों में, तो वो पैसे खर्च नहीं करते। वी गेव देम अ फाइट एंड वी गेव देम अ गुड फाइट, और उनके पास नंबर्स नहीं थे, दे डिडंट हैव नंबर्स। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ते तो हम मीडिया हमको बोलती आपने जो उनको आराम से उनको वो सीट दे दी, बट हमने सीट नहीं दी उनको। वी डिसाइडेड टू फाइट, एंड हमारी पार्टी ने अपना कैंडिडेट मुझे खड़ा किया सत शर्मा साहब के खिलाफ, और हमको ये भी मालूम था कि उनके पास नंबर्स नहीं है। बट आप मुझे बताइए ना, वो 4 कहाँ से आए? तो जब तक उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की है, जब तक उन्होंने उन वोटरों को खरीदा नहीं है, और जब तक और सिर्फ 4 वोटर्स की, और जो 3 वोटर्स ने जो गलत वोट किया, वो भी तो उनने भी तो बीजेपी की हेल्प की, और जैसे सजाद लोन ने भी बीजेपी की हेल्प की। तो ये इट हैज़ नॉट हैपेंड अलोन। इसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि बीजेपी ने वोट्स को खरीदा है, और बीजेपी के लिए नई बात नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो तंजीमें यहाँ पर ये बिकेंगी नहीं, जो बहुत बुलंद बाग दावे करते हैं कि हम लोगों के खैर को है, लेकिन वो भी बिक गए। वो इंडिपेंडेंट्स हो या कौन जो भी है, बिक गए हो। एक वोट था एमएलए महराज मलिक का, जिसमें भाजपा ये कह रही, बीजेपी सीधा फ्रंट फुट पे आ रही है। डोडा के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीधा कहा कि मैं शुक्रिया करता हूं महराज मलिक का, शायद उनका वोट भी हमें ही आया। लेकिन उनके पीए का ये कहना है कि हमारा वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को गया है, ना कि बीजेपी को। ये कंफ्यूजन एक और आ रही है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से महराज मलिक साहब ने वोट किया, और जो मेरे पास कैलकुलेशंस हैं, जो 4थी सीट की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने वो वोट ज़ाया किया है। आप कैसे उनका वोट? हाँ, चौधरी साहब, जो चौधरी रमज़ान साहब की सीट है, उनको 58 वोट्स मिले, ठीक है। टोटल वोट्स कितने थे? टोटल थे 60 वोट्स। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ हमारी 60 वोट्स थे, और बीजेपी के 28 वोट्स थे। एक उसमें से 60 वोट्स में एक तो आपका सजाद लोन साहब का वोट पहले ही उन्होंने एब्सटेन किया था, हो गए 59। ये 60th वोट कौन सा है फिर? जो 60th वोट था वो ये था कि जो हमारा एक जो वोट था वो बडगाम की सीट का है। दैट मीन्स 58 वोट्स पड़े पहली सीट पे, जिसमें महराज मलिक साहब ने भी 58 में अपना वोट डाला चौधरी साहब को। फिर आप आइए दूसरी सीट पे सजाद किचलू साहब की, उनने कितने वोटों से जीता? 56 वोट से। तो वो 2 वोट कम हुए, और 1 वोट मुझे मालूम है पहले तो ऑटोमेटिकली सजाद लोन ने नहीं डाला, और 60th वोट तो बडगाम सीट है। 57th वोट रिजेक्ट हुआ,
क्योंकि वो गलत हो गया, क्योंकि उस एक वोट जो वहीं पे सामने आया, जो वोटर थे एक एमएलए साहब ने, उन्होंने उस पोलिंग उस स्लिप पे सिग्नेचर किया, तो वो वहीं पे रिजेक्ट हो गया वो वाला वोट। और ये एक वोट जो है 56th वोट, जो 57th वोट है, वो भी किसने डाला? उसमें तो सारे फिर आते हैं, उसमें महराज मलिक साहब भी आते हैं। सो ही कैन नॉट एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम दैट। उन्होंने ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस कि शायद 57th वोट उन्होंने भी रिजेक्ट किया। और वही हुआ तीसरी सीट पे भी, और वही हुआ चौथी सीट पे भी, कि ये 10 वोट जो है, 10 वोट तो यही है जो इंडिपेंडेंट्स है, और ये कुछ ये हैं जो जिनकी वजह से वी लॉस्ट द सीट। सो तो मुझे एक ईदर ही हैज़ वोटेड फॉर बीजेपी, या तो उन्होंने अपना वोट ज़ाया किया है, बस दो ही तरीकों से। इमरान साहब, 1 साल हो गया लगभग आपकी सरकार को जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो वादे आपने किए थे, कुछ एक चीज़ आपने जो कही थी डेली वेजर्स के लिए या बाकी CPW वर्कर्स, आपने परमानेंट कुछ किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी तक नहीं हुई है। और अपोजिशन का बार बार ये गहराव रहता है कि सिर्फ बातें करने वाली सरकार है और बहाने मारने वाली सरकार है कि हमारे पास पावर्स नहीं है। फ्री बिजली है, सिलेंडर्स हैं, 1 लाख जॉब्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने अपने मैनिफेस्टो में उस टाइम कही थी। तो क्या स्टैंड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का? एक आप स्पोक्स पर्सन हैं। मैं आपको एक चीज़ करूंगा, जब आप ये इंटरव्यू चलाएंगे, मैं आपको, हमने एक कंपाइल किया है 10 महीनों का, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीदा जो काम किए हैं, वो मैं आपको वो लिस्ट दे दूंगा व्हाट्सएप पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस इंटरव्यू के साथ वो भी चलाएंगे, ठीक है? ज़रूर। और जो आप ये बात कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है, वो मंशूर सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं है, 1 साल के लिए नहीं है, वो 5 साल के लिए मंशूर। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, हर किसी पार्टी का जब भी मंशूर बनता है, मैनिफेस्टो बनता है, वो मैनिफेस्टो बनता है कि विद इन 5 ईयर्स वी विल एंश्योर कि जो हमने वादे किए हैं, 25 गारंटीज, 12 प्रोमिसेस की हम जो बात करें, वी विल एंश्योर कि इन सब चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाएं। और ये मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ। और ये भी आप लिख के रखिए कि 5 साल के बाद इससे ज़्यादा भी हम करेंगे। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, और जो मैं जब आपकी बात कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो हम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कहाँ गए वो लोग जब पिछले 11 साल में LG साहब की हुकूमत थी? क्या LG साहब की हुकूमत पे आपने क्वेश्चन उठाया? क्या काम किया आपने? अभी तक LG साहब का वाइट पेपर इजरा करवाया कहीं से? आप हमसे 1 साल का वाइट पेपर मांग रहे हैं कि काम किया है। क्या आपने LG साहब की 6 साल का हिसाब लिया अभी तक, जो उन्होंने 6 साल में यहाँ बेड़ा गर्क किया? क्या वो पता है लोगों को? आप वो सवाल क्यों पहले उन 6 सालों का जवाब दीजिए ना, बाद में हम अपने 1 साल का जवाब देंगे, हम अपने 5 साल का जवाब देंगे। लेकिन इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? मीडिया भी क्यों भेदभाव कर रही है? अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सवाल LG साहब से पूछे, पहले आप उनसे पूछे कि 6 साल में उन्होंने क्या किया, फिर आप हमारे पास आइए और मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दूंगा। बट आप अगर आप में हिम्मत है, आप LG साहब से भी पूछिए ना, आप LG साहब को इसमें पूछिए। ये सवाल जब मुझसे पूछ रहे हैं, LG साहब से पूछिए। इतनी हिम्मत है आप में? टाइम मिलेगा LG साहब से तो हम ज़रूर पूछेंगे। एक आखिरी सवाल है इमरान साहब, MLA महराज मलिक को लेकर, होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी जब असेंबली का इस ऑटम सेशन का पहला दिन था तो खुर्शीद साहब MLA जो लंगेट हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई जिसको स्पीकर साहब ने ब्लॉक किया उनके PSA को रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे MLAs, आपकी पार्टी के भी MLAs हैं, कांग्रेस के भी MLAs, ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी है, जबराना जुल्म है और डेमोक्रेसी का कत्ल है। किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल, हमने ये स्टैंड हमारा बिल्कुल क्लियर है। जो महराज मलिक के साहब के साथ हुआ वो सरासर गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये नहीं हुआ होना चाहिए था। और आपको ये भी मालूम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे एतराज़ भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया। हमारे MLAs जिस दिन ये हुआ, असेंबली स्टार्ट हुई, हालांकि उस दिन सिर्फ ओबिचुरी रेफरेंसेस थी। और जो आप खुर्शीद साहब की बात कर रहे हैं, स्पीकर वॉज विद इन हिज राइट्स नॉट टू अलाउ दैट। उस टाइम पे जो उन्होंने वो इशू उठाया था, बिकॉज वो तो अब कल से आराम से उठेगा, बिकॉज कल से वो बात करेंगे। उस दिन तो ऑबिचुरी रेफरेंसेस था, तो वो नहीं कर सकते थे। और ये भी आपको मालूम है कि उमर साहब ने उनकी फैमिली के साथ वादा भी किया है कि अगर उनको
लीगल हेल्प की ज़रूरत है, हम वो देने के लिए तैयार है। और हम मानते हैं कि वो जो है वो बीजेपी ने एक कंसर्टेड एफर्ट में और गलत तरीके से क्योंकि एलजी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है, नहीं हुआ होना चाहिए था। हाँ, उन्होंने गलत बात कही, उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था डीसी साहब के ख़िलाफ़, या पर्सनल नहीं होना चाहिए था किसी भी ऑफिशियल के ख़िलाफ़, बट दिस वाज नॉट द लॉ। कोई देयर वर अदर लॉज जिसमें आप महराज साहब के ख़िलाफ़ कर सकते थे कानूनी कार्रवाई, बट पीएसए लगाना इस चीज़ पे ये ज़्यादती है और ये इंसाफ नहीं है। और हमने कल भी इस पे खिलाफ, हालांकि महराज साहब हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ वोट डाला चौथी सीट पे या बाकी 2 सीटों पे भी, बट स्टिल नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत को गलत ही बोलेगी और सही को सही बोलेगी। सजाद लोन साहब और शेख इमरान साहब का ये कहना है कि पीएसए लाने वाले भी यही लोग हैं, पीएसए में लोगों को अंदर डालने वाले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करें हम कि महराज मलिक साहब के मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, वो तनकीद करते रहेंगे, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि जब उमर साहब सीएम थे 2010 और 2011 में, वो उमर साहब ही है जिन्होंने पीएसए के कानून में तरमीम लाई। आप उस बात की निशानदेही क्यों नहीं करते हैं? पहले पीएसए में 2 साल का वक्त होता था विदाउट एनी बेल या विदाउट एनीथिंग। किसी को अगर पीएसए में डाला जाता था 2 साल तक उसका आता पता नहीं लगता था, तो वो तरमीम लाई गई, उस टाइम पे 6 महीने रखा गया। और हमने बार बार बोला कि जब भी हमारी हुकूमत आएगी हम पीएसए को हटाएंगे। अब अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटहुड जो देना है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस तक नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। और हम जो बात कर रहे हैं, हमने जो इलेक्शन में बात भी कही है, वो हम यही दिमाग में रख के बात कर रहे थे कि जो वादा हमसे किया गया था, जिसकी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि इमीडिएटली जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, बट द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम इस लॉ के खिलाफ है, हम ये मानते हैं ये एक अनजस्ट लॉ है, ये ख़त्म होना चाहिए। लॉक स्टॉक एंड बैरल उमर साहब ने ऑलरेडी बोला है, लेकिन जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा और जब तक होम हमारे पास नहीं आएगा हम मजबूर हैं। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार साहब, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो चौथी सीट पे ये लड़ रहे थे उनमें से 3 वोट्स और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का इनका ये मानना है कि शायद उन्होंने इनके खिलाफ वोट डाला, जो कि पहले इन्होंने कहा था कि वोट्स मिल सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि 3 सीटों पे हम डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रहे थे, जो हमारी जीत ऑलरेडी हासिल हुई थी, लेकिन चौथी सीट पे जब ये लड़ रहे तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की, कोई ऐसा सोचने की नहीं है कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और बीजेपी ने एक मैच फिक्स किया था। ये इनका कहना है। आगे क्या रहेगा वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे।